हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट किसका, प्लानिंग ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, और वो भी इसी चैनल के अंदर ही होगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मैंने उस वाले वीडियो में कह जिसमें मैं रोक रही थी, जिसमें मैंने उस वक्त मुजाहिदीन कह दिए थे, हमारे एक्चुअली कबायली थे। ओह ये अच्छा, डिफरेंस है। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं एडिट कर रहा था कि इट वाज नॉट अबाउट मुजाहिदीन, इट वाज कबायली। ओके। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी। इसकी बजाय अनऑफिशियली एक पश्तून ट्राइब थी वहां की, उसको लड़ने के लिए भेजा ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। पाकिस्तान ने इस साइड से अटैक करना स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लड़ाके यहाँ तक यानी कि श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे। और कश्मीर के अंदर पहुंच के जो लड़ाके थे इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट मचाई। क्या हिंदू क्या मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद ये लोग राजा हरि सिंह के एरिया में भी एंटर करने वाले थे और राजा को समझ में आ गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर भी जाएगा हाथ से और उसकी जान भी खतरे में है। तो तुरंत वो इंडिया की तरफ मुंह करता है और इंडिया से मदद मांगता है। अब इंडिया का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन किया नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट तो बना नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ नेहरू जी ने राजा हरि सिंह से यह भी डिमांड की थी, शेख अब्दुल्ला जिसको जेल में बंद किया गया उसको भी निकाल दे, और शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाने के लिए भी नेहरू जी ने राजा को कन्विंस कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया से मर्जर की जब बात आएगी तो शेख अब्दुल्ला इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की सिख बटालियन कश्मीर में एयर ड्रॉप की जाती है और ये जो पाकिस्तान के लड़ाके आए हुए थे इन्होंने जो एरिया कैप्चर कर रखा था इनको पीछे करना स्टार्ट करती है। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल गई। अब 20 दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट डिस्कस करती है कि अगर ये मैटर यूएन में ले जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो हमने साइन कर रखा है, इसलिए यूएन पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालने का ऑर्डर देगा। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर को बाद में इंडिया से मिलाने की, तो उसको लेकर नेहरू जी कन्विंस थे कि फैसला इंडिया के हक में जाएगा। और अगर प्लेबिसाइड की भी नौबत आती है तो जम्मू और लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के फेवर में, और कश्मीर में मैटर अगर फंसेगा तो शेख अब्दुल्ला जो है वो इंडिया के फेवर में है, वो लोगों को कन्विंस कर लेगा इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें सोच के 21 अप्रैल 1948 को यूएन में पहुंचते हैं लोग। लेकिन उस टाइम पे यूएन के अंदर यूएसए का बहुत इन्फ्लुएंस था और यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था उस पर्टिकुलर टाइम पे। और फिर इसके कुछ टाइम बाद यूएन का रेजोल्यूशन आता है जिसमें सबसे पहली चीज तो ये मेंशन थी कि जो जहां पे है वहीं पे वॉर को रोक दे, और 1 जनवरी 1949 को इंडिया पाकिस्तान जहां पे थे जब तुमको दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है डिसीजन तो नहीं मानना चाहिए था। दूसरी चीज यूएन ने कही कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा इसका फैसला जम्मू एंड कश्मीर की जनता करेगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से अपनी जितनी भी फोर्सेज है उनको बाहर निकालेगा, फिर इंडिया अपनी फोर्सेज को बाहर निकालेगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं एक्शन लिया गया में जाके मिलेगा। उस वक्त रोकना चाहिए था नेहरू को, बोलना चाहिए सामान तो ले ले, पहले अपना एरिया तो ले, फिर बात करना है। ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां उनके जीने मरने की बात थी, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चाहते वो साइन करा सकते थे। मर्जर एग्रीमेंट वगैरह कोई भी शर्त वगैरह हो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे मनवा सकते थे। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था, थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था, बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन नेहरू जी के सपोर्ट में जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि अगर मिलिट्री के दम पे कश्मीर को ले लिया जाता तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता। दूसरी दिक्कत इसमें यह आती कि पाकिस्तान का जो क्लेम था जूनागढ़ और हैदराबाद में कि दोनों स्टेट के राजा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, जूनागढ़ में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गया था, सेम वही जम्मू एंड कश्मीर वाली सिचुएशन थी। तो वहां पे ये जो क्लेम था पाकिस्तान का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए नेहरू जी प्लेबिसाइड करा के जम्मू एंड कश्मीर को लेना चाहते थे। और दूसरी चीज, नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला पे बहुत कॉन्फिडेंस था, जो आगे चल के शेख अब्दुल्ला ने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ा भी। तो देखिए, अब यूएन का रेजोल्यूशन आ चुका था, यूएन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था, फिर प्लेबिसाइड होना था, तो ये सारी चीजें यूएन ने मेंशन कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान था वो तो पीछे हटा नहीं, और प्लेबिसाइड की जो बात थी वो तो जब तक पीछे हटेगा नहीं तब तक होगी कैसे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक ये होता नहीं है तब तक जम्मू एंड कश्मीर चलेगा कैसे। इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये क्या होंगे उस टाइम पे। तो इसको लेके मल्टीपल डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो तब तक के लिए टेम्परेरी प्रोविजन कुछ बना लेते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस आगे होती रहे, इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते रहे। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया भी आजाद हुआ था,
इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई एक आदमी बैठ के नहीं बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे लोग मिलके बनाते हैं, इनमें माइनॉरिटी भी होते हैं, हर पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। इसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उसको हेड कर रहे थे। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी लोगों को ऐड कर लिया गया था, ताकि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं और इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ना ही की कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी। अब अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो साइन हुआ था उसमें अगर 7th पॉइंट पे देखोगे तो इसमें लिखा है कि किसी भी कीमत पे फ्यूचर में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं चलेगा। बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है इसके मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, वो भी कंसल्टेशन के साथ। तो इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि जो पॉइंट मेंशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इनकी भी वैल्यू रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। और इस चीज का सॉल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरीके से बनाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट हो जाए। Assure Kashmiri people, the people of Jammu and Kashmir, that if they will be staying a part of India under certain conditions, and Article 370 is guarantees those conditions. So no power on this earth can take away, Article 370 from, the people of JNK. मोदी पावर can take away. India power can take away. इसमें था क्या? पावर ऑन अर्थ। तो देखिए पहली चीज आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा कोई और आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 में यह था कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके कोई भी विवाद नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कोई हो चाहे इंडिया से हो, दोनों लोग ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें भी सबसे पहला आर्टिकल में यही लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अब ये तो आर्टिकल 1 की बात हो गई। अब आर्टिकल 370 में ये था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कुछ भी लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। और वो 3 चीजें क्या थी? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, मतलब कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और इन तीनों सब्जेक्ट पे भी जब लॉ बनाएगा इंडिया का पार्लियामेंट तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे भी कंसल्टेशन करेगा, एक बार बताना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसके अलावा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ प्रोविजन या कुछ लॉ वगैरह बना सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन है। तो उसमें यह है कि इंडिया ये जो 3 सब्जेक्ट हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, अगर इसके अलावा इंडिया का कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है या कोई ऐसा प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर में लागू करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा वो तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू करने का। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि तो क्यों बनाया था ऐसा प्रोविजन या लॉ उनको चाहिए। जैसे जीएसटी के टाइम पे आपने देखा होगा जब जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हो गया था उसके भी कई दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था। और तीसरी चीज ये जो आर्टिकल 370 है, जो तीसरा सेगमेंट है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे डिस्कशन होते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है ये तो बस तब तक के लिए जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है, बस तब तक जरूरत है, उसके बाद तो आर्टिकल 370 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा, उसमें यह लिखा था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी सबसे पहले उससे अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे अप्रूवल लेना होगा, और जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद आर्टिकल 370 हट जाएगा। 370 को हटाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन और बनाने के बाद वो डिसॉल्व हो गई,
यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं, और जब वो बची ही नहीं तो वो अप्रूवल कैसे देगी? यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई थी। और यही रीजन था कि कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हट सकता। करके दिखाए, फिर देखो कर दिया। You cannot touch Article 370. Yes, we can. कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो 370 10 बारी तो बनेंगे और 370 भी हटा दिया। हटाया गया, और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान हो गया। अनुच्छेद 370 के अब मजा पहले बड़ी दुख हो रहा है। 4-5 साल पहले इसकी प्लानिंग करके इसको हटाया गया। अभी आगे एक एक चीज बताऊंगा अब आएगा किस मजा। तरीके से हटाया गया था। पहले मैं बड़ी दुखी होके बैठी हुई थी। तो उस टाइम पे जब ये आर्टिकल 370 लाया गया था तो हर कोई इससे एग्री था। शेख अब्दुल्ला को लगा कि आगे चल के डेमोक्रेसी आएगी, हेड ऑफ स्टेट बनेंगे। इधर राजा हरी सिंह ने कहा कि जैसे यूके में मोनार्की होती है, क्वीन और प्रिंस होते हैं, मैं भी वैसे ही बनूंगा। तो वो भी एग्री हो गए। तो इस तरीके से हर कोई एग्री था आर्टिकल 370 आने से। और क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग थी कि प्लेबिसाइड होगा, पाकिस्तान पीछे जाएगा, तब तक के लिए है, तो ये तो टेम्परेरी है। तो इसी रीजन की वजह से आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में ऐड किया गया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 21 में जितने भी टेम्परेरी प्रोविजन होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का स्टेट बन के काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद ईयर 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है, और इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाने का जो ऑप्शन था वो भी खत्म हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आर्टिकल 370 जो था वो आ चुका था। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था, दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, जो इंडिया की बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, बाकी भी जो प्रोविजंस थे, बैंकिंग, इलेक्शन कमीशन, CAG, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो पा रही थी। और इंडिया चाहता था कि उसका स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर ये सारे प्रोविजन जो है वो ऐड हो। तो इन सारी चीजों को लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात करना स्टार्ट करते हैं, और मल्टीपल मीटिंग होती है नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, और दिल्ली के अंदर होती है, तो इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो इन सब चीजों को लेके जब नेहरू जी ने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, तो इधर से शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी बातें रखना स्टार्ट की। उसने कहा कि आप प्रोविजन तो ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन कश्मीर का अपना खुद का झंडा होगा, उसका खुद का अपना PM होगा, जिसको सदर ए रियासत बोला जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 था, इसकी भी डिमांड करी शेख अब्दुल्ला ने कि ये भी एप्लीकेबल मान लिया गया। क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 क्या है? तो देखिए 1927 में राजा हरी सिंह इसको लेके आए थे जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके राइट्स एंड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आसपास के एरिया के जो बिजनेसमैन थे और वर्कर थे उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में आते थे, तो वहाँ की आइडेंटिटी या डेमोग्राफी चेंज ना कर दें। इस वजह से इस लॉ को लाया गया था। इस लॉ में जैसा सब आइडेंटिटी, कोई आदमी आएगा तो वो लैंड नहीं खरीद सकता, गवर्नमेंट जॉब जो होगी वो उसको नहीं मिलेगी, तो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट लोकल रहने वाले हैं उनको मिलेगी। तो तुम भी मत जाओ फिर इंडिया के किसी पार्ट में, तुम्हारे साथ भी फिर वही होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू इस पे कहते हैं कि जो तीनों चीजें हैं, जो स्टेट लॉ है आपका 1927 मान लिया, झंडे वाला जो सिस्टम है, और जो 2 PM की आप बात कर रहे हो, हम ये तीनों चीजें मान लेते हैं। लेकिन नेहरू जी ने ये कह तो दिया था, लेकिन ये करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर में 2 फ्लैग होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे और स्टेट सब्जेक्ट लॉ मान लिया जाए, तो ये तो एक तरह से इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो? जो इंडिया के बाकी सिटीजन है उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इनके हिसाब से तो इंडियन सिटीजन में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लखनऊ में रहता हूँ और मैं कल को गुड़गांव शिफ्ट हो जाता हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की जा सकती है, मैं गुड़गांव से भी वोट कर सकता हूँ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मैं जाके 50 साल भी रह लूँ तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये चीज इंडिया के बाकी जो स्टेट के लोग थे उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाके ना तो जमीन खरीद सकते, ना गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी, चाहे वो कितने भी साल रह ले वहां पे। अभी डिस्क्रिमिनेशन तो था, लेकिन उसके बाद भी इसको लाया गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है उनका यूज करके इसको लाया गया। और वो इसलिए लाया गया ताकि इंडिया के जो बाकी प्रोविजन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हों, और वो बहुत जरूरी थी। और यही वो टाइम था जब आर्टिकल 370 के अंडर आर्टिकल 35A लाया गया। और जिस तरीके से आर्टिकल 370 में मेंशन था कि पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना होगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट होगी वो परमिशन देगी, तो ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 के अंदर लाया गया। इसीलिए आप देखोगे कि जो चीजें मेंशन है आर्टिकल 35A में, वो सब वही जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 है उसी से मिलती जुलती है। अब क्योंकि इसकी वजह से 2 फ्लैग हो गए थे, 2 PM बन गए थे, और परमानेंट रेजिडेंस के जो रूल थे
वो भी अलग थे। तो इसी वजह से आगे चल के लोग इसको कहते थे कि ये तो एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो आगे चल के आर्टिकल 35A जो था उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये लागू हुआ था तो पूरे इंडिया में जश्न मनाया गया था। वो इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन जो थे वो इंप्लीमेंट हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे वो भी खुश हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब तक प्लेबिसाइड होगा इंडिया के जो सिटीजन हैं वो यहाँ आके जमीनें खरीद लेंगे, यहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे, तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो ये जो आर्टिकल 35A है ये जो इंप्लीमेंट हो गया तो इसकी वजह से उनकी डेमोग्राफी खराब नहीं होगी, तो वो भी बहुत खुश थे। अब देखिए जब ये आर्टिकल 35A इसको जब इंप्लीमेंट करने की बात चल रही थी तो शेख अब्दुल्ला के तेवर और एम्बिशन दोनों बदल चुके थे। जो कॉन्फिडेंस वो इंडिया को पहले दे रहे थे अब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज चेंज हो चुकी थी। इनफैक्ट हर चीज में वो मना करने लगे थे, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। इनफैक्ट आर्टिकल 35A को ये रोकने के चक्कर में भी थे। तो फिर इसी टाइम पे इनके ऊपर एक देशद्रोह का केस सामने आता है जिसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तो इस केस के चक्कर में शेख अब्दुल्ला को हटा दिया जाता है, और जो उनके डेप्यूटी पीएम थे बख्शी गुलाम मोहम्मद उनको पीएम बना दिया जाता है, और फिर आर्टिकल 35A के जितने भी डिस्कशन होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, और आगे चल के आर्टिकल 35A इंप्लीमेंट हो जाता है। उस टाइम पे यानी कि ईयर 1954 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 पास किया जिसको जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और फिर आर्टिकल 35A को आर्टिकल 3070 के अंदर में ऐड कर दिया गया। ये जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इसी के थ्रू जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जम्मू कश्मीर के अंदर ये डाले गए थे। इनफैक्ट 2019 से पहले अमेंडमेंट कर करके बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन वगैरह थे जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, CAG, इलेक्शन कमीशन वगैरह हर चीज इसी 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट कर करके डाले गए थे। जैसे जो पीएम की पोस्ट थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को अमेंड करके उसको चेंज करके सीएम कर दिया गया था। पीएम की जगह आप सीएम होने लगे थे। तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 97 आइटम्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में मेंशन थे उसमें से 94 आइटम जम्मू एंड कश्मीर में ऐड किए गए इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड कर करके। इसलिए आप देखोगे जब बहस वगैरह भी होती है जो इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 से पहले की बात करो, उसके बाद की बात मत करो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीजें की गई। आगे चल के इंडिया के अंदर राजशाही जो थी उसको खत्म किया गया। इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पाकिस्तान की तरफ से इंसर्जेंसी भी काफी हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि वॉर में पाकिस्तान हार रहा था तो उसने कश्मीर में इंसर्जेंसी करके कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर वगैरह होती है उसका सहारा लिया, जिसकी वजह से मल्टीपल ऐसे इवेंट हुए, 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। तो इस पूरे टाइम पे कश्मीर में क्या क्या इवेंट हुए, कितना अनरेस्ट था, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सारे इवेंट हुए। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन की जो डेमोग्राफी थी वो भी चेंज हुई, और वो कैसे हुई एक बार जल्दी से वो भी दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल 370 कैसे हटा उसकी बात करें। ये लाइन है, ये जम्मू से शुरू होती है। बहुत अच्छा वीडियो है, डिटेल्स बता रहा है सबको। अगर क्लैरिटी नहीं है या कोई डाउट्स थे या कई चीज़ें नहीं पता थी, पर मैं तो ये बोलूँगी अभी तक सुन के मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैं तो वेट कर रही हूँ 370 हटने की, तब मेरे को खुशी मिलेगी। राइट। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई थी कि जब हम जीत रहे थे तब ये नहीं बोलना चाहिए था कि अब में चलेंगे, एक सेशन का सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस बंदा होता बोलता नहीं पहले अपनी लैंड वापस तो लेके आओ। किसी और ने अटैक किया, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस रीजन में, तुम्हारी लैंड है जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, पहले अपनी सारी रीजन वापस लेके आओ फिर यूएन में जाओ। अभी तुम्हारा कंट्रोल ही है, अगर किसी चीज को कंट्रोल नहीं है कौन तुम्हें दे देगा उसका कंट्रोल नहीं। और फिर अगर तुम यूएन में जाने की वो गलती कर भी चुके हो तो जब यूएन में वो कह रहे हैं कि जहां पे तुम हो वहीं पे रहो, तो आपको बोलना चाहिए भैया वो कैसे वहीं पे रहे, उन्होंने तुम्हारी जमीन ली हुई है। इंडिया इतना पावरफुल नहीं था और यूनाइटेड नेशन जो था ज्यादा पावरफुल था। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो यूएन में काफी पावर थी, तो जाना ही नहीं था ना। ये गलती कर दी, पहले बोलना चाहिए था अपनी जो दूसरे लोगों ने हमारा एरिया कब्जा किया है ब्रिंग दैट बैक फर्स्ट, पूरे को छुड़ाओ। जब तुम्हारे कंट्रोल में हो गया फिर तुम जाओ बोलने के लिए कि अच्छा बस जो भी हमने ले लिया। अपने देश की प्रॉब्लम लेके गलती वहां हो गई थी, हमारे कंट्रोल में नहीं था। छोटे बच्चे की तरह चले गए यूएन में, जबकि तुम्हें पता है कि तुम ले जाओ यूएन में, मगर पहले अपना कंट्रोल ले लो। अगर वो मानता नहीं मानता, और क्यों जाना यूएन में, मुझे तो ये नहीं समझ क्यों जा रहे हो तुम यूएन में। तुम जिसको तुम अपनी जमीन लो और उसके बाद रोना धोना करना है तो पाकिस्तान चले जाए, जैसे अब जाता है यूएन में जाता रहता है पाकिस्तान। तुमने अपना एरिया ले लिया, ये स्टेटमेंट ऑफ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे कश्मीर का राजा तुम्हारे साथ आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, तुमने अपना एरिया वापस ले लिया, एंड ऑफ स्टोरी, खत्म।
मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि भैया एक गलती कर दी यूएन में जाकर, बस, दूसरी उसके बाद से गलती गलती नहीं, उसके बाद दूसरी गलती ये हुई कि जब यूएन ने ये डिसीजन दिया कि भैया जहां के जहां वहीं पे रहने को, और तुमने मान लिया। फिर तीसरी गलती ये हुई कि जब उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान जो है वो पीछे जाएगा और उसके बाद इंडिया पीछे जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन हो गया, जब पाकिस्तान पीछे ही नहीं गया तो कितनी देर तक वेट करते रहे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूँ कि क्या क्या कुछ सरदार पटेल होते तो डिफरेंट करते। फिर तो टोटली हैदराबाद को लिया था, बोलते हैं ना, डिफरेंट सीधा भेजो लोगों को, पूरा एरिया जितना हमारे सब ले लो, काम खत्म, उसका देखेंगे अगले को लेने। और अगर मैं होती ना तो मैं कहती पहले पूरा एरिया तो अपना ले ही लो और पाकिस्तान का भी आगे तक ले लो, मैं तो ये करती। तो वही था मेरे ख्याल से, क्योंकि लीडर जो है वो थोड़ा अनडिसाइसिव लीडर था, ये प्रॉब्लम। नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग लीडर होता वो बोलता पहले माल ले लो फिर बात और क्या वो अब्दुल्ला के साथ बैठ के उसके कर रहे हैं कि मेरे साथ होगा, मेरे साथ होगा, ऐसे किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। सरदार पटेल सीधा फोर्सेस आएंगी, ले लिया, खत्म। किंग ने जैसे ही बोल दिया किंग ने कि तुम्हारे साथ हो गए, एंड ऑफ स्टोरी। पता नहीं है क्या किसी को भी, किसी कॉमन आदमी को भी पता होता है लालच कितना होता है हर इंसान के अंदर। तुम कैसे बोलना चाहिए तेरे को भी अंदर डालेंगे जेल में, शांत रह, तूने साइन कर दिया, लालच कर, चुप बैठ, जिंदा रहना तो ढंग से रह। एग्जैक्टली। वो वहाँ पे वो अब्दुल्ले को मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्या क्या, बाप रे, एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर चाहिए। क्योंकि किंग भागा ही तुम्हारी तरफ था जब देखा कि उसकी लैंड जा रही है, तो खत्म हो गया किंग। बोलो तो किंग किस काम का जो अपनी लैंड को नहीं बचा पाया। अब तो हमारी शरण में आ रहा, तो हमारी शरण में रहना फिर। बिल्कुल। तो चलो यार, अब मेन इंटरेस्टिंग अच्छा पार्ट आएगा जिसमें खुशी तो होगी। अभी तो देख देख के बस खून जल रहा था, सड़ रहा था, जो भी कहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।